अगर आप मार्केट से वेल्थ बनाना चाहते हो, ऐसे कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसे आप बाय कर सकते हो, जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट परफॉर्म म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पर्पज से लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत देखिएगा। मेरा इसमें मेन गोल यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊँ जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ बना के दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। आज की वीडियो में हम 5 फंड्स पे बात करेंगे। उनका सिलेक्ट करने का मेरा क्राइटेरिया है कि वो फंड का 3 to 5 ईयर में लगातार अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा हो, उसके जो फंड मैनेजर हों एंड उसकी टीम हो उनमें काफ़ी स्टेबिलिटी हो। ऐसा नहीं है उसको जो मैं फंड मैनेजर हूँ उसे छोड़ के जा रहे हो और नए फंड मैनेजर बार बार आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी मैटर करेगा। हम इतने छोटे फंड्स को नहीं लेंगे जो 500 करोड़ से अंडर के हों कि उसमें से क्या होता है कभी कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। चौथा पॉइंट, हम लोग एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। हम इवन जो मैं फंड्स बताऊँगा थोड़े सेक्टोरल फंड्स हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है बट सेक्टोरल फंड में हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ही होता है। बट ओवरऑल जितने फंड बताऊंगा मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि उनके एक्सपेंस रेशियो 1 से कम ही हो। एंड तीसरा है, हमको देखना है कि क्या जो भी फंड है उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे देता है, वो सारे पॉइंट हम आज देखने वाले हैं। एट लास्ट हम ये चेक करेंगे क्या जिस कैटेगरी में भी मैं ये फंड बता रहा हूँ क्या वो कैटेगरी ही हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। नहीं, मैं वैसे कोई ऐसे सेक्टर से नहीं बताऊँगा जिसका कोई फ्यूचर में ग्रोथ ना हो, तो वैसे उस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में आपको कोई ग्रोथ नहीं देने वाला। इसीलिए मैं वैसे ही म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ, उस कैटेगरी से बताऊंगा जिस कैटेगरी का फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहेगा। मेरा पहला फंड है LIC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेना है एंड दिस फंड इज़ अ कंसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपाउंडर। ये फंड काफ़ी लंबे समय से मार्केट में लगातार एक बहुत अच्छे रिटर्न देते आ रहा हो। इसकी कैटेगरी क्या है, इक्विटी में ये थी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे अपना बेस है। एंड जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसकी जो NAV है वो 63.25 रुपीज़ की है एंड इसका जो AUM एसेट अंडर मैनेजर लगभग 1137 करोड़ का है। एंड इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.39% का है। बट आप जाके कहीं भी चेक कर सकते हो कि जितने भी सेक्टरल फंड्स होते हैं उनका जो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो होता है वो नॉर्मल फंड से ज़्यादा ही होता है। तो इसीलिए मैं इसे नॉर्मल मानता हूँ एंड इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो सेक्टरल फंड हो वो आपके पोर्टफोलियो का 3 to 5 से 10% होना चाहिए। इससे ज़्यादा कभी भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा सेक्टरल फंड में नहीं होना चाहिए। बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है, बेंचमार्क इसका ये है। एंड अगर आप इसे 90 दिन से पहले बेचोगे तो आपको इसमें 1% का एग्जिट लोग लगने वाला है। बाकी ये फंड 2013 में जनवरी 2013 में बना था एंड इसका जो रिस्क लेवल है बहुत ही है क्योंकि इक्विटी में कभी भी रिटर्न गारंटी नहीं होती है। अगर हम इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस रिटर्न देखते हैं तो लास्ट 1 मंथ में हमें 1 मंथ्स का तो देखना चाहिए। लास्ट 1 ईयर में देखें तो इसने लगभग 11.32% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर में इसने 26.13% का रिटर्न दिया है जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। एंड लास्ट 5 ईयर में इसने 23.92% का रिटर्न दिया है, वो भी अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने इस फंड को चुना है क्योंकि ये अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो महेश बेंद्रे जी हैं जिन्होंने PhD फाइनेंस में करी थी, MBA फाइनेंस एंड BE मैकेनिकल में इनका। एंड इनको 12 साल से ज़्यादा का फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस है। अगर मैं इस फंड का पोर्टफोलियो लोकेशन देखूँ तो ये 95.96% जो पैसा इक्विटी में लगा रहता है, बाकी जो पैसा है ये अपने कैश में रखते हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए कभी इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बाकी अगर मैं इनके टॉप होल्डिंग स्टॉक की बात करता हूँ, कौन से स्टॉक इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जैसे टाटा मोटर्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेट ली। इनके पोर्टफोलियो के लगभग 5.3% पैसा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का टाटा मोटर लगा रखा है। उसके बाद इन्होंने JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 3.59% पैसा लगा रखा है। उसका लार्सन एंड टर्बो में 3.5% पैसा लगा हुआ है। KSH इंटरनेशनल में लगभग 2.79% पैसा लगा है। एंड उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें लगभग 1.37% पैसा लगा हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो मेनली इसने ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती हैं। अगर मैं एनालिस्ट का व्यू देखता हूँ कि एनालिस्ट जो भी हैं बड़े बड़े वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी सबसे स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी में 3 to 5 ईयर के बेसिस पर अगर देखें, इसका जो AUM रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है बट ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है। और इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो फंड मैनेजर उसे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो पैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि जब फंड साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं उनमें एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, उनमें एक रूल्स लग जाते हैं कि आप ज़्यादा छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
क्योंकि कोई बड़ा म्यूचुअल फंड अगर किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसकी पूरे एक दिन में उसका स्टॉक प्राइस बहुत मूव हो जाता है एंड बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसीलिए अभी इतना छोटा है तो इसमें ग्रोथ आने के चांसेस और अच्छे हो सकते हैं। एंड दिस फंड इज हैवीली ट्रीटेड टू द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे विच इज़ आइडल फॉर कैपेक्स सुपर साइकिल। एंड जो आप भी जानते हो कि जो पूरा फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे बेस है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीम कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पर डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग स्लो होगी तब ये सेक्टर भी थोड़ा स्लो हो सकता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ये सेक्टर और अच्छा करेगा। बट मुझे एक प्रॉब्लम इसमें ये दिखी कि इसका थोड़ा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा, बट कोई नहीं, अगर इतने अच्छे में रिटर्न ला के दे रहा है देन इतना एक्सपेंस रेशो हम दे सकते हैं। इसलिए मैंने इसको कहा है कि आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो, बट ज़्यादा इसमें एलोकेशन आपका नहीं होना चाहिए। एंड इट इज़ मेनली सूटेड फॉर द इन्वेस्टर जिनका टाइम होराइजन 7 से 10 साल से ज़्यादा है। इससे कम है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो थीमेटिक बेट्स होती हैं ये काफ़ी सिक्लिकल टाइप की होती हैं, तो इसमें रिटर्न बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने तुरंत अपनी स्पेंडिंग कम करी तो इस सेक्टर पूरी तरह से अंडर परफॉर्म करने लग जाएगा। सो ये था हमारा पहला फंड। दूसरा फंड जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फंड है वो है बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हमें डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान लेना है। इट इज़ अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों फोकस करते हैं। वी ऑल नो दैट कि दोनों ही थीम आगे चल के धीरे धीरे काम करती रहेंगी। ऐसा नहीं कि इतनी तेज़ी से नहीं ग्रो होंगी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, बट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थीम है उतनी तेज़ी से नहीं होगी। बट ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। धीरे धीरे जो प्लेयर हैं इसमें काम करते रहेंगे तो उसमें कंपाउंडिंग हमें अच्छी मिलेगी। एंड मेन हमारा एम ये है कि हमें अच्छी कंपाउंडिंग मिले। तो इसका भी जो थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड इसकी जो लास्ट अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी 79.23 रुपीज़ की है। एंड इसका जो AUM एसेट अंडर मैनेजर लगभग 837 करोड़ का है। एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.64 का, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल रेंज में है। एंड जितनी मैंने आज लिस्ट ली है उसमें ये सबसे कम है। इसका जो बेंचमार्क है वो BSE इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50% है एंड BSE इंफ्रास्ट्रक्चर इसका 50% में आता है। एंड अगर आप इसे 3 महीने से पहले बेचोगे तो आपको 1% का एग्जिट फ्लो लगने वाला है। एंड ये फंड लगभग 2013 में आया था, तब से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिस्क लेवल वेरी हाई है, एज वी ऑल नो दैट कि इक्विटी में कभी भी रिटर्न गारंटी नहीं होती है। एंड अगर मैं इसके परफॉर्मेंस देख लेता हूँ तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 19.79% की रिटर्न दी है। लास्ट ईयर में फंड ने 24.09% की रिटर्न दी है। एंड लास्ट 5 ईयर में फंड ने 21.99% की रिटर्न दी है। अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो उनका नाम नितिन गोजर है, जो कि BMS है, मास्टर इन फाइनेंस है। आप ये सारी इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। 14 ईयर से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन देखता हूँ तो इन्होंने लगभग पूरे फंड का जो 93% पैसा है तो इक्विटी में लगा रखा है। बाकी जो रिमेनिंग पैसा है इन्होंने अपने हैंड में रखा है, कैश है रखा है, कि कभी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसमें बाय कर सकें। इनके टॉप होल्डिंग की बात करें तो उसमें लार्सन एंड टर्बो आती है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है, देन NTPC है। आफ्टर दैट वी हैव डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड आफ्टर दैट वी हैव पेट्रोनेट LNG। आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल, एनर्जी, यूटिलिटीज, टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में उन्होंने बेट ले रखी है। हम एनालिस्ट व्यू देख लेते हैं कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो फंड के बारे में क्या सोचते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके जो लास्ट 1 ईयर में है इसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो ये इसे काफ़ी अच्छा हमारा कंटेंडर बनाता है कि हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए सेक्टरल फंड्स के उसमें। एंड इट इज़ यूनिक डुअल मैंडेट। जैसे ये यूनिक भी है क्योंकि ये दो चीज़ को ट्रैक कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को कैप्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर इंडियाज PLI स्कीम बेनिफिशरीज एंड इंफ्रा कैपेक्स। इस जैसे कि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट दोनों चीज़ पे ही पुश दे रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग पे भी पुश दे रही है, वो अपने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुश दे रही है। एंड ये दोनों थीम को लेके चल रहा है, तो इसकी जो रिटर्न देने के चांसेस हैं एंड अच्छे रिटर्न देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जैसे कि इसने डिक्सॉन में अपनी इसमें होल्डिंग ले रखी है, तो इससे हमें देख रहा है कि हाँ क्योंकि ये फंड है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तरफ भी टिल्टेड है। इसका मेन ये है कि थोड़ा सा रिस्क वाली बात ये है कि इसका AUM थोड़ा सा छोटा है, 837 करोड़ का, जिससे क्या होता है कि कभी कभी लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में, बट ऐसा अभी तक तो नहीं आया है। इट इज़ मेनली शूटेड फॉर द इन्वेस्टर हु बुलिश इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर अगर आप बुलिश हो तभी आपको ये फंड मिलना चाहिए। एंड अगर आप ऐसा नहीं है और आप बस दूसरे के कहने पे फंड ले रहे हो तो मे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये फंड अच्छा परफॉर्म ना करे, यानी से आप लॉस में बेच सकते हो। तीसरा फंड है मेरा DSP इंडिया का टाइगर फंड, जो कि हमें डाइट एंड ग्रोथ प्लान लेना है। इसका टाइगर का मतलब क्या है? द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को ही फॉलो करता है। मैंने तीनों ही सेक्टोरल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इस थीम से ही लिए हैं, तो इसमें से किसी एक या दो फंड ले लीजिएगा। तीनों फंड लेने की आपको एक ही थीम से जरूरत नहीं है। बाकी इसकी जो कैटेगरी है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसकी जो NAV जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 395.23 रुपीज़ की है। एंड इसका जो AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 6,264 करोड़ का है। अब तक सबसे बड़ा
इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एंड इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छे समय से मार्केट में है, काफ़ी स्टेबल है, एंड इन्वेस्टर इसमें ट्रस्ट करते हैं। इसका जो बेंचमार्क है BSE इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडेक्स है, एंड इसका भी एग्जिट रेट क्या है कि अगर आप इसे 1 साल से पहले बेचोगे तो आपको 1% की इसमें एग्जिट रेट लगने वाला है। एंड ये फंड 2013 में आया था, मतलब इस फंड को बने लगभग 13-14 साल हो चुके हैं, एंड रिस्क लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में देखें तो इसने लास्ट 1 ईयर में 16.34% रिटर्न दिए, लास्ट 3 ईयर में इसने 22.46% रिटर्न दिए, लास्ट 5 ईयर में इसने 22.75% रिटर्न दिए, जो कि बहुत अच्छी है। एंड अब तक आप देखते आ रहे हो जितने भी थीमेटिक फंड है, इन फंड ने सब ने अच्छी फंड ली है, क्योंकि अभी हाँ गवर्नमेंट का पुश है, इस वजह से ऐसा है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग रोक दे, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा ओवर बेट मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा भी ना करिए कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा अंडर बेट ले लें। इसमें अपनी बैलेंस आप बेट लीजिएगा, जैसे मैं बैलेंस बेट ले रहा हूँ। इवन अभी मैंने इसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बट मैं खुद प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसमें खुद 1-2 फंड में कुछ अच्छी सी इन्वेस्टमेंट शुरू करूँ। बाकी अगर इनके फंड मैनेजर को आप देखोगे तो इनको रोहित सिंघानिया जी हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन BCom है, MMS है, 18 साल से ज़्यादा इनको मार्केट का एक्सपीरियंस है। अगर इनके हम पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखें तो 92.32% पैसा इन्होंने इक्विटी मार्केट में लगा रखा है, बाकी जो पैसा है वो उन्होंने कैश रखते हैं ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, कभी इनको अपॉर्चुनिटी दिखे तो तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर हम इनके टॉप होल्डिंग की स्टॉक की देखें कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है, तो वो है सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें इन्होंने लगभग 6.24% की होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद NTPC है, जिसमें इन्होंने 5.27% की होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल है, जिसमें इन्होंने 4.18% की होल्डिंग ली हुई है। आफ्टर दैट वी हैव लार्सन एंड टर्बो, जिसमें 3.89% की होल्डिंग है। फिर उसके बाद भारतीय एयरटेल है, जो कि जिसमें इन्होंने 2.51% की होल्डिंग ले रखी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, एंड ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस है। कम्युनिकेशन सेक्टर भी काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रो होने वाला है, एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी अच्छे लेवल ग्रो होगा, यूटिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रो होने वाली है, हेल्थ केयर भी ग्रो होगा। तो ऐसा नहीं है, ये फंड अभी भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर हम इसके एनालिस्ट व्यू देखते हैं कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, सबसे पहली बात ये सिर्फ इसको प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मत समझिएगा कि बस ये कोई बिल्डिंग बनाते हैं। ये काफ़ी ब्रॉड चीज़ें बना रहे हैं। सबसे जैसे इसमें ये टेलीकॉम भी आ रहा है, इसमें हेल्थ केयर भी आ रहा है, इसमें एनर्जी भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि ये नहीं किसी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे जो 5G में इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है, जो हॉस्पिटल में लगने वाला है, वो सारी चीज़ें बनाने का काम करते हैं। एंड इसका जो AUM है 6,264 करोड़ का है, विच इज़ लार्ज इनफ फॉर द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड जो इसके फंड मैनेजर उनको 18 साल से ज़्यादा मार्केट एक्सपीरियंस है, तो हमें अच्छा ट्रस्ट आ सकता है कि जो भी फंड को चलाने वाले हैं उन्हें पता है कि कैसे फंड चलाया जाता है, उन्हें अच्छे खासा उन्होंने मार्केट की सारी साइकिल देख रखी है, तो दे नो कि हाउ टू मेक मनी इन द मार्केट। जैसे इस फंड ने अपोलो हॉस्पिटल को ले रखा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये फंड जो है हॉस्पिटल सेक्टर में भी अपनी इन्वेस्टमेंट ले रहा है। सो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है, एंड इसे चाहें तो हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोल किसी ऐसी कंपनी ले रहा है जो किसी बिल्डिंग बनाती है। ये काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स को इंक्लूड कर रहा है, हेल्थ केयर भी ला रहा है, टेलीकॉम भी ला रहा है। तो इससे होगा ना कि इसके जो रिटर्न देने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर हम सिंपल से कहूँ, इसके रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं बाकी कंपेरिजन और जितने भी फंड मैंने अभी तक बताएं। आज का हमारा चौथा एंड मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट फंड है, एंड ये कोई सेक्टरल थीम नहीं है, ये मेनली ब्रॉड है जो मैं बताने वाला हूँ। ये पूरा मैं मिड कैप स्पेस से है। जैसे आप देख सकते हो कि इसका फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान हमें लेना है। ये फंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट फंड है ये। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये मार्केट साइकिल को बीट नहीं कर पाता है। 1-2 साल ऐसा हुआ कि इसने मार्केट साइकिल को बीट नहीं करी, तब बड़े बड़े एनालिस्ट ने इसने बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया था। बट ऐसा नहीं, ये फंड क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड बेट लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अंडर परफॉर्म करते हैं, बट अभी तक जितना इनका ट्रैक रिकॉर्ड आया उसमें इन्होंने ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट करी है। कैटेगरी इसकी इक्विटी मिड कैप फंड की है मेनली। इसकी जो NAV है 115.79 रुपीज़ की है, एंड इसका जो AUM है 37,000 करोड़ है, मतलब काफ़ी लार्ज इनफ है, बहुत अच्छा फंड है, वेल एस्टेब्लिश फंड है। एंड जिसकी जो AMC काफ़ी अच्छी नाम से जानी जाती है, बहुत अच्छा नाम इनका कैटेगरी में है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.98 का है, एंड इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप है। इसका रिस्क लेवल वेरी हाई है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इसमें कुछ रिटर्न नहीं दिया है, एज वी ऑल नो डैट कि मार्केट ने ही कुछ रिटर्न नहीं दिया, तो हम इस फंड से रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लास्ट ईयर में इसने ऑन एन एवरेज लगभग 20.35% की रिटर्न दी है। लास्ट 5 ईयर में इसने 22.94% रिटर्न दी है। एंड फंड मैनेजमेंट टीम के हम देखें तो उसमें आप इन सब का नाम पढ़ सकते हैं, जैसे वरुण शर्मा जी हैं, अजय खांडेवाल जी हैं, अंकित अग्रवाल हैं, स्वप्निल मयकर जी हैं। ये सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा टॉप लीडर्स हैं जो कि फ़ंड को चला रहे हैं।
एंड अगर हम इसके टॉप होल्डिंग देखते हैं कि कौन सा स्टॉक इन्होंने सबसे ज़्यादा ले रखा है, तो उसमें सबसे पहले है जोमेटो, जिसका नाम अब इटर्नल हो चुका है। एंड उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल है, उसके बाद है पेटीएम है, उसके बाद सजलॉन एनर्जी है, आफ्टर दैट वी हैव संवर्धना मदरसन। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे एक कंज्यूमर सेक्टर से है, देन फाइनेंशियल सर्विसेज है, देन टेक्नोलॉजी है, फिर इंडस्ट्रियल है, फिर कंज्यूमर है। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। मेनली उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका जो साइज़ है वो मिड कैप साइज़ में रहता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट रहता है, क्योंकि ये जो मिड कैप जो कंपनी होती है ना, ज़्यादा छोटी होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो, और ना ज़्यादा बड़ी होती है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ ना सके। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रो होने के चांसेस रखती हैं। इसीलिए जो आप जाके डेटा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट 10 ईयर में उसमें जो मिड कैप की रिटर्न है वो स्मॉल कैप से ज़्यादा है। इसीलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप भी ज़रूर होना चाहिए। लोगों को लगता है कि जो सिर्फ स्मॉल कैप है वही सब ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप से ज़्यादा मिड कैप रिटर्न देते हैं। एंड अगर लॉन्ग टाइम होराइजन कंपेयर करोगे तो दोनों के रिटर्न मोरल बराबर ही होते हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता 5-6% का। अगर हम इसके एनालिस्ट का व्यू देखते हैं तो जो AUM इसका काफ़ी ज़्यादा है, 37,000 करोड़ है, विच इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मिड कैप फंड। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी काफ़ी है। एंड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने 2-250 स्टॉक ले रखे हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत कम बेट लेते हैं। एंड अगर आपने वॉरेन बफेट सर को पढ़ा होगा तो वो भी बात करते हैं कि आपको फोकस पोर्टफोलियो रहना चाहिए, तो ये भी उसी फॉलो करते हैं। ये भी मानते हैं कि हमें फोकस पोर्टफोलियो रखना चाहिए, कम स्टॉक रखने चाहिए, जिससे क्या है कि ये हमारे रिटर्न लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हमने वेल रिसर्च करके कोई अच्छा स्टॉक ले रखा है तो हमें बहुत रिटर्न दे सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं करते ना कि पूरी मिड कैप कैटेगरी को ही जितने हैं उन सबको ओन कर लो तो आपको रिटर्न भी फंड के बराबर आएगी। क्योंकि ये कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं, इसी वजह से मार्केट को इतने लंबे लेवल पे बीट कर पाते हैं। एंड लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न नेगेटिव रहे हैं। एंड उसका रीज़न तो आपको हम सभी जानते हैं कि इतनी ज़्यादा जो वर्ल्ड लेवल पे अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से ये हो रहा है। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है कि इन्होंने पेटीएम में काफ़ी ज़्यादा अपनी होल्डिंग ले रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी है कि हाँ पेटीएम रिटर्न दे सकता है, मे भी जो हम नहीं देख पा रहे हो वो ये लोग देख रहे हो, इनके पास ज़्यादा डेटा रहता है, इनको ज़्यादा पता रहता है, तो इसलिए इन्होंने बेट ले रखी है। तो हमको सही गलत नहीं कर सकते, हमें फंड पे ट्रस्ट कर सकते हैं, फंड मैनेजर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए करना सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब इतनी बड़ी टीम से ज़्यादा तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे ना। सो ये था हमारा चौथा फंड। एंड आज का आखिरी फंड जो कि मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से लिया है वो है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। मैंने प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड नहीं लिया, मुझे ऐसा लगता है कि HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड मच बेटर है प्राग पारिक से। ये इसकी जो कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड है। इसकी जो NAV है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 2267.18 रुपीज़ की। एंड इसका जो AUM है वो 1,06,000 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा फंड है, वेल इस्टेब्लिश है मार्केट में। यही एक प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड HDFC फ्लेक्सी कैप, यही 2 फंड जाने जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों के पास ये फंड तो जरूर होते हैं। अगर आपके पास ये फंड नहीं है तो आप इसे बाय कर सकते हो, कुछ में आपको रिस्क वाली बात ही नहीं है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75 का है। एंड इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है। रिस्क लेवल वेरी हाई है। परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट 1 ईयर में इसने 5.29% रिटर्न दी है। लास्ट ईयर में ऑन एन एवरेज इसने CAGR बेसिस से बात करता हूँ मैं, जितनी रिटर्न बताया है वो सारी CAGR बेसिस पे है, तो 17.06% की है। लास्ट 5 ईयर में इसने लगभग 18.79% रिटर्न दी है। हम फंड मैनेजर की बात करें तो अमित गनात्रा जी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ध्रुव मुशल जी हैं जिन्होंने CFA हैं, CA हैं, BCom हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। अगर इनके टॉप होल्डिंग की बात करते हैं तो इन्होंने मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले रखी है, जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है एंड SBI हैं। यानी कि मेनली ये बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी ज़्यादा है। एंड उसका मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ग्रोथ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इसमें ग्रोथ है अभी। उसके बाद जोमेटो में इनकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा होल्डिंग है। अगर हम इसका एनालिस्ट व्यू देखते हैं, जैसे इसका जो AUM है 1,06,000 करोड़ है, तो इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि कोई मैच नहीं कर सकता। जब इतना पैसा इस फंड के पास है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि हाँ फंड मैनेजर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, काफ़ी अच्छे हैं। एंड जो फंड हाउस है ये भी काफ़ी अच्छा है। आप जैसे कि आप जानते हो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है कि जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे भी फंड को डिवाइड कर सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर को 25% पैसा स्मॉल कैप किसी कैटेगरी बॉन्ड में नहीं है। इसमें क्या है, फंड मैनेजर को जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वो वहाँ लगा सकता है, जो कि मल्टी कैप फंड्स में नहीं होते हैं। इसलिए मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज़्यादा अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू मल्टी कैप कैटेगरी। बाकी आपको कैटेगरी कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं खुद जानना चाहूँगा कि आप कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेना पसंद करते हो। एंड एक बार बता दो, मुझे रिटर्न की पोजीशन में मत बताइएगा, मैं आपका लॉजिकल आइडिया सुनना चाहता हूँ कि आपने कैटेगरी क्यों चूज़ कर रखी है। बाकी यहाँ पे हम रिटर्न कंपैरिजन देख सकते हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियो के टर्म में हम देखेंगे तो सबसे अच्छा फंड जो हमारा है वो बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अगर हम
रिटर्न की बेसिस पे देखें 5 ईयर की बेसिस पे तो LIC का म्यूचुअल फंड वो सबसे बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में देखो तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड काफ़ी बढ़िया है, HDFC फ्लेक्सी कैप काफ़ी अच्छे हैं। AUM तो आप हम यहाँ कंपेरिजन देख सकते हैं। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो की रिस्क फैक्टर जरूर सुन लीजिएगा कि देखिए सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ये है कि सेक्टोरल कंसंट्रेशन का रिस्क आता है। क्योंकि क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेक्टोरल फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पुश खत्म हो जाता है। यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क बहुत होता है एंड मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जितने भी फंड बताया इनमें वॉलेटिलिटी बहुत है, तो अगर वॉलेटिलिटी बेयर कर सकते हो तभी फंड को लीजिएगा, वरना आप सेफर साइड में जा सकते हो। एंड एक्सपेंस रेशियो थोड़ा से ज़्यादा है तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि आप इतना एक्सपेंस रेशियो झेल सकते हो या नहीं, वरना फिर आप बाकी जो कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड है उनको ले सकते हो। बाकी आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं इसके इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ सिखाया है आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको छोटा तो मुझसे कमेंट पूछिएगा, मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प करूँगा। तब तक लिए रिसर्टन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।